हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम इस चैनल में एम फार्म की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एम फार्म सेमेस्टर 1 फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके यूनिट 4 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिट 4 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। तो बेसिकली हमारे हार्ट में हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ब्लड, दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल, तीसरा पार्ट है हार्ट, ठीक है। इन तीनों में जो भी दिक्कत होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की दिक्कत होती है। या तो ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, दोनों दिक्कत है। ब्लड वेसल्स का बड़ा हो जाना मीन्स डायलेट हो जाना, वो भी दिक्कत है। ब्लड वेसल का क्लॉग हो जाना, सपोज दैट, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। हार्ट का कंडक्शन बढ़ जाना, लाइक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट की स्पीड जो है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इट्स ऑल एक चेंज ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। तो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे डायरेटिक्स क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, एंटी अरिथमिक क्या है, इश्चीमिक क्या है, आइनोट्रोपिक और हार्ट फेलियर क्या है। स्टैटिन्स को भी देखेंगे, हिमेटेनिक्स को भी देखेंगे, कोगुलेंट्स और फिब्रिनोलिटिक्स को देखेंगे। पूरा यूनिट को कवर करेंगे, बट बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और ईज़िली, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी से वाटर को एक्सक्रीट करे। बहुत ही सिंपल, डायूरेटिक्स आर द ड्रग विच रिलीज द वाटर फ्रॉम बॉडी। अब बॉडी से पानी कैसे निकलेगा? यूरिन के थ्रू। यूरिन कहाँ पे बनता है? किडनी में, ठीक है। तो किडनी के एक्शन को बढ़ा देगा ताकि बॉडी से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। ब्लड वॉल्यूम से कम होने से क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहला एक्शन क्या हो गया डायरेटिक्स ड्रग्स का, कि हमारे ब्लड प्रेशर वाले सिचुएशन में, किसी को हाइपरटेंशन वाली केस में हम डायरेटिक्स का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, ये किडनी का बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन। किडनी कौन से सेल से बनी होती है? नेफ्रॉन से, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसके जो भी चीज़ नज़दीक होती है उसको पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल। ये सब आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में, ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लूप है ये, और ये असेंडिंग लूप है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? नीचे जाना। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। और ये लास्ट में जो एरिया है उसको डीसीटी कहते हैं, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसको, इसके नीचे वाले रीजन को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं या फिर लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हम एक एक करके हर पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पीसीटी में जो भी ड्रग्स काम करती है उनकी क्लास होती है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ठीक है। पीसीटी में जो भी ड्रग काम करती है उनकी क्लास होती है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एसिटाजोलामाइड, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में कौन सी ड्रग काम करती है? जिसको लूप डायरेटिक्स कहते हैं। फ्यूरोसामाइड, टॉर्सामाइड, ये सब ड्रग्स इसमें काम करती है, ठीक है। तीसरी हो गई हमारी डीसीटी। डीसीटी में कौन सी ड्रग काम करती है? थायजाइड या थायराजाइड लाइक ड्रग। फोर्थ, कलेक्टिंग ड्रग्स में कौन सी ड्रग
काम करती है, पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पाइरोलैक्टोन वगैरह। ठीक है, अब एक एक करके हर एक क्लास ऑफ ड्रग को देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब फ्यूरोसम लूप डायरेटिक्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, हाईली पोटेंट ड्रग होती है। ठीक है, इनके एग्जांपल हो गए फ्यूरोसमाइड, टॉर्समाइड, लोसमाइड। ठीक है, जो भी सीमाइड होगा लास्ट में। ठीक है, थायजाइड डायरेटिक्स का मेन एक्शन क्या है? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने का। अब इसके टारगेट भी पूछे जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में, आपको इसी तरीके से लिख के आना है। इसके टारगेट ऑर्गन्स क्या कौन से होंगे, कौन से चैनल को टारगेट करता है? सोडियम, पोटासियम, 2 कैल्शियम, 2 क्लोराइड चैनल को, इसको ये ब्लॉक करता है। ठीक है, और थायजाइड डायरेटिक्स कौन से क्लास को टारगेट करते हैं? सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को। ठीक है, अब स्पाइरोलैक्टोन या पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कौन से टारगेट रिसेप्टर पे काम करते हैं? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ब्लॉक सोडियम चैनल, रिटेन सोडियम, प्रिवेंट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। ठीक है, सोडियम चैनल को बेसिकली, पोटासियम चैनल को ब्लॉक करके। अब दूसरी क्लास जो है एंटी हाइपरटेंशन में रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा एक चेन चलता है। अब देखते हैं ये चेन कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये एक्टिवेट होता है अगर आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है, आपके बॉडी में लो सोडियम है। ठीक है, तो किडनी रेनिन नाम के एक एंजाइम को रिलीज करेगा। अब रेनिन को रिलीज करने के बाद एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, फिर एल्डोस्टेरोन से एंजियोटेंसिन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन नोजन की वजह से, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन की मदद से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। ठीक है, और ये हमारा वेंट्रिकल रीमॉडलिंग कराएगा, जिसके वजह से कहाँ पे एक्ट करेगा? 81 रिसेप्टर पे। जैसे यहाँ पे देखो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन एंजियोटेंसिन 1, इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2। मेन हमारा जो एक्शन होता है वो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होता है। ये कहाँ पे वर्क करते हैं? 81 रिसेप्टर या 82 रिसेप्टर पे। अब ये क्या कराते हैं? ये करवाते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन रिलीज कराते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम तो या तो एस को ब्लॉक कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर सकते हैं। उनको ब्लॉक करते हैं कैप्टोप्रिल, इलानप्रिल, लोनासोप्रिल, लैंसोप्रिल। ठीक है, ये सब ड्रग कब काम करते हैं? प्रीलोड को कैसे काम करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, रिटार्ड्स कार्डियक रीमॉडलिंग। साइड इफ़ेक्ट क्या है? ड्राई कफ होता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वॉलसार्टन। ठीक है, अगले क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव में ड्रग हमने 3 क्लास देखा। सबसे पहला क्लास था हमारा डायरेटिक्स, दूसरा क्लास है हमारा एंटी रास सिस्टम। ठीक है, इसमें हम रेनिन के रिलीज को भी इनिवेट कर सकते हैं। ठीक है, रेनिन के रिलीज को भी इनिवेट कर सकते हैं। कौन सी ड्रग? एलिस्किरिन देखें। ठीक है, अब तीसरी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें सीसीबी है और बीटा ब्लॉकर्स है। अब हमें पता है कहीं पे भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल आयन होते हैं कैल्शियम आयन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, ये क्या करते हैं? कैल्शियम की एंट्री
सेल में ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता है, तो हमारा वैसोडाइलेशन इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अब इसके दो क्लास हैं, डायहाइड्रोपिरिडिन्स या नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स। उसके एग्जांपल है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। नॉन डायहाइड्रोपिरिडिन्स में वेरापामिल, डिल्टियाजन, ठीक है। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हाईली वैस्कुलर सेलेक्टिव होते हैं, ये कार्डियक फोकस्ड होता है, मतलब कार्डियक फोकस मतलब ये हार्ट के वेसल्स पे ज़्यादा काम करता है, ये वैस्कुलर्स मीन्स ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये पोटेंट आर्ट्रियल डायलेटर्स है, तो आर्टरीज़ को डायलेट कर देता है, जिसके वजह से आफ्टर लोड कम हो जाता है, कैन काउज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। ये एवी कंडक्शन को स्लो कर देता है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब बीटा एडर्जिक रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, हमारे हार्ट में बीटा एडर्जिक रिसेप्टर होते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से कार्डियक हार्ट रेट कम हो जाता है, ऐसे नोड की फायरिंग कम हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी घट जाता है। ये कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर ही हमारे हार्ट पे होता है, बीटा 2 रिसेप्टर हमारे लंग्स पे होता है। अब हम अगले क्लास को देखेंगे एंटी एस्टिमिक ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ करते हैं, एंजाइना में। एंजाइना क्या होता है, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि एंजाइना क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ड्रग्स होती है नाइट्रेट क्लास की। नाइट्रेट क्लास की ड्रग्स का क्या काम होता है, अगर ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो नाइट्रेट इसको जल्दी से डायलेट कर देती है। जल्दी से डायलेट करने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, डायनाइट्रेशन टू नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर ग्यूनाइल साइक्लेज जीसी एक्टिवेशन होता है, साइक्लेज ग्यूनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन होने की वजह से सीएमपी बढ़ जाता है, सीजीएमपी बढ़ जाता है और डीफास्फोरिलेशन भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेनुलर और आर्टेरियल रिलैक्स हो जाती है। मतलब अगर आप नाइट्रेट देते हैं किसी को तो उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होके ग्यूनाइल साइक्लेज एक्टिवेशन होने की वजह से जीएमपी सीजीएमपी बढ़ जाता है और डीफॉस्फोरिलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज प्लस वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स होता है, ठीक है। अब सिस्टमिक हीमोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। अब ये मेजरली तो वेसल्स को डायलेट करती है, वेनोडायलेटर्स होती है, जिसकी वजह से प्रीलोड कम होता है। अब कुछ कोरोनरी वेसल्स को भी डाइवर्ट करके इस्चेमिक एंडोकार्डियम से भी बचाती है। लाइक इसका कहने का मतलब है क्या कि जैसे ये हार्ट है, जो भी ब्लड्स यहाँ से सप्लाई कर रही है, वेसल्स जो भी ब्लड यहाँ पे सप्लाई कर रही है हार्ट के डिफरेंट और रीजन को, तो उसको भी ये डायलेट करती है और हमें पोटेंशियल हार्ट अटैक या फिर कोई भी सिचुएशन से बचाती है। मेजर ड्रग कौन सी है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन आप देख लो 2 से 5 मिनट होती है। अब अगली क्लास ऑफ ड्रग है एंटी अरिथमिक। अरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। बहुत ही बेसिक मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग कि तो एक साइंटिस्ट थे वॉगन विलियम्स, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये बहुत ही बेसिक एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया कोई भी चीज़ को, जैसे हल्का टच किया तो हमारा, जैसे इसको हम बहुत ही बेसिकली ही समझाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में एक्शन पोटेंशियल को हम देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही बेसिक, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई भी चीज़ को हम हल्का हल्का टच कर रहे हैं, लाइक जैसे आप पेन को देखो, आप ये हल्का हल्का प्रेशर दे रहे हैं, ये
अगर हम डीप प्रेशर दें, देखिए आप, तो इसका जो पॉइंट है वो बहुत ही थिक हो गया, तो हमें भी एक सर्टेन, अगर कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो सारा रिस्पॉन्स ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। उसके लिए जो भी सेलेक्टिव रिस्पॉन्स एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, सपोज दैट ये 4 हमारा थ्रेशोल्ड है, जब तक 4 को वो क्रॉस नहीं करेगी, कितने भी हल्के से धीरे धीरे आते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आने के बाद ये इम्पल्स कन्वर्ट हो जाती है एक सिग्नल में, और ये कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन या न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप डीपोलराइजेशन, दूसरा स्टेप डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, फिर हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसके 4 क्लासेस में इन्होंने ड्रग को क्लासीफाई किया। पहले क्लास में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, इसमें भी 1A 2B C, तो ऐसे करके क्लासेस हैं। ठीक है, 1A के भी क्लासेस हैं। तो 1A में मेजरली सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, क्लास 3 में पोटासियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। क्लास 1A में देखिए, है ना, 1A में क्विनिडीन, 1B में लिग्नोकेन, 1C में फ्लेकेनानाइड। ठीक है, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोपेनॉल, एटिनोल, बीटाप्रोलॉल। ठीक है, क्लास 3 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एमियोडारोन। क्लास 4 में कौन से है, वेरापामिल, डिल्टियाजैम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर की कंडीशन को देखते हैं। तो हार्ट फेलियर में हम कौन सी ड्रग देते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड या आइनोट्रॉप। आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो हमारे हार्ट के कंडक्शन को बढ़ाए। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में सबसे मेजर होता है डिजॉक्सिन। अब इसके मैकेनिज्म को हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है थ्योरी के एग्ज़ाम में कि पूछने के लिए। तो पहला है डिजॉक्सिन बाइंड टू इनहिबिट द मेम्ब्रेन बाउंड सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप पे बाइंड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंट्रासेलुलरली सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, रेज सोडियम इनहिबिट द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, नॉर्मली एक्सट्रूड CA2। मैं समझाऊंगा। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिल्डअप, इंक्रीजिंग द uptake in sarcoplasmic reticulum, massive calcium release during action potential, powerful positive inotropic effect। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। ये डायग्राम का है, डिजॉक्सिन आता है, सोडियम पोटासियम पंप को ब्लॉक करता है, सोडियम पोटासियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है सेल के अंदर। अब सोडियम का बिल्डअप होने की वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम का बिल्डअप होता है। कैल्शियम का बिल्डअप होता है, ये तो कैल्शियम कहाँ पे स्टोर्ड होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। इसके बाद क्या होता है कि जब ये इरप्ट करता है, जब सेल हमारा कैल्शियम ओवरलोड की कंडीशन में होता है, सेल बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो कंडक्शन है या फिर एक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ कार्डियक ग्लाइकोसाइड वर्क्स। अब हाइपरलिपिडीमिया का केस है। ठीक है, अब हाइपरलिपिडीमिया मतलब क्या हुआ कि लिपिड्स का एक्यूमुलेशन, लिपिड्स बढ़ जाना शरीर में। ठीक है, तो होता क्या है, HMG कोएंजाइम मेलवोनेट में कन्वर्ट होता है, मेलवोनेट से कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनने के बाद ये नीचे LDL, VLDL या फिर ट्राइग्लिसराइड, HDL वगैरह बनते हैं, MDL
तो जो भी ड्रग, सपोज दैट किसी भी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या देते हैं, HMG को एंजाइम रिडक्टेज ड्रग देते हैं, जिसे एटोर्वास्टैटिन, स्टैटिन कैटेगरी के ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, जिनका एक्शन होता है कि HMG को एंजाइम को ब्लॉक करे, उसके एक्शन को ब्लॉक करे, जिसके वजह से वो फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाए। ये कब देते हैं? अब इसके नुकसान क्या है? अगर हम किसी को हाइपरलिपिडीमिया का केस है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एक ये ब्लड वेसल्स है, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। अब लिपिड यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट होगा तो आप खुद ही देखो ब्लड का वॉल्यूम कम जाएगा, कम जाने की वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ब्लड आर्टरीज क्लैग होने से बच जाते हैं। अब हिमेटोलॉजिकल्स मतलब ब्लड के सिस्टम से जो भी ड्रग्स इंटरफेयर करेंगे उनके बारे में है। तो पहला है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के बारे में। एरिथ्रोपोएटिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय किडनी। अगर किडनी सेंस करता है हाइपोक्सिया का कंडीशन, तो किडनी ओवर पावर करके एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करता है। एरिथ्रोपोएटिन हमारे बोन मैरो में एक्ट करती है और वहाँ से RBC का जनरेशन करती है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, सिंथेसाइज्ड बाय किडनी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोएटिन प्रोजेनेटर इन अ बोन मैरो, जिसके वजह से हमारे RBC का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट EPO इज़ क्रिटिकल फॉर ट्रीटिंग अनीमिया एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब है या फिर उसको अनीमिया है, तो हम उसको रिकॉम्बिनेंट EPO देते हैं, इरिथ्रोपोइटिन्स उनको देते हैं। ठीक है, अब अगला है आयरन मेटाबॉलिज्म एंड सप्लीमेंट। हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन लोअर पार्ट ऑफ स्टमक एंड स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होता है, या तो ड्यूडेनम में या अपर जेजुनम में होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हीम रिंग होती है उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। एसेंशियल कोर ऑफ हीम रिंग एब्जॉर्ब प्राइमरली इन ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम। प्रोटोटाइप फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट या डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली मेजरली फेरस सल्फेट या फेरस ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं। अब क्लिनिकल नोट क्या है, एब्जॉर्प्शन इज़ इम्प्रूव बाय एसिडिक इन्वायरमेंट। अगर हम आयरन के ड्रग के साथ विटामिन C लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। हेवली इम्पेयर्ड बाय एंटासिड या डाइट्री टैनिन्स। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, अगर हम टी यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, आप देखोगे जो भी पेशेंट नहीं, जो भी पर्सन अगर ब्रेकफास्ट के साथ टी ले रहा है मेजरली, वो एनीमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होता है? चाय में हमारे टैनिन्स पाए जाते हैं और टैनिन्स की वजह से, टैनिन्स हमारे जो भी फूड के साथ आयरन गया है, आयरन के साथ कोलैग करके आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ठीक है, अब ये कोगुलेशन और एंटी कोगुलेंट के बारे में देखेंगे। कोगुलेशन कौन से हैं? ऐसे ड्रग्स जो हमारे ब्लड को, अगर सपोज दैट कोई कट लग गया है वहाँ पे, वो कट ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पे कोगुलेटिंग एजेंट्स वाले ड्रग देंगे ताकि हमारे ब्लड वेसल्स का क्लॉगिंग हो पाए और वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक पाए। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं? अगर हम सपोज दैट कोई कंडीशन है वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट ना हो, सपोज दैट किसी पर्सन के आर्टरी डैमेज्ड हो चुकी है, तो आर्टरी डैमेज होने के बाद क्या है, बॉडी अपने आप वहाँ पे रिएक्ट करेगी और उसको चाहेगी कि इस एरिया को हम ठीक कर दें, मतलब हील कर दें। हील करने के कारण क्या होता है कि कभी कभी कोगुलेंट्स यहाँ पे
पूरे आर्टरीज़ को ही ब्लॉक कर देते हैं। सपोज डैट ये आर्टरीज़ है हमारा, यहाँ पे डैमेज हुआ, यहाँ पे डैमेज हुआ, तो कोगुलेंट्स क्या करेंगे, कोगुलेटिंग एजेंट यहाँ पे पूरा क्लॉग कर देंगे। क्लॉग करने की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो हम ऐसे केसेस में एंटी कोगुलेंट का यूज़ करते हैं। तो हेपेरिन क्या है, बाइंड्स एंड एक्टिवेट, ये पूरा इनका कैस्केड है, पूरा मैकेनिज्म है। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, फैक्टर 10A, फिर थ्रोम्बिन, फैक्टर 2A, फिर फिब्रिन क्लॉट बनता है। ठीक है, हेपेरिन बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3, रैपिडली न्यूट्रलाइज द थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10। ठीक है, एंटीडोट क्या है, अगर किसी ने एक्सेस हेपेरिन ले लिया तो प्रोटामिन सल्फेट। वारफरिन विटामिन के एंटागोनिस्ट, इनहिबिट द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स 7, 9, 10। अब इसका स्लो ऑनसेट है और इसके एंटीडोट है विटामिन के। ठीक है, अब एंटीप्लेटलेट्स या फिब्रिनोलाइटिक्स, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिंग एजेंट भी कहा जाता है। इरिवर्सिबली बाइंड विथ COX-1, प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस एंड ऑफ थ्रोम्बोक्स TXA2, ए पोटेंट प्लेटलेट एग्रीगेटर। TXA2 क्या कराता है, प्लेटलेट्स को फ्लैग कराता है। ठीक है, अब क्लोपिडोग्रिल इरिवर्सिबली ब्लॉक द P2Y ADP receptor on the platelet server, preventing its activation. Suppose that कोई कट है, फिर से वहाँ पर प्लेटलेट्स आ रही है, तो एस्पिरिन हम देते हैं पेशेंट को। ये क्या करती है, TXA के साथ बाइंड करती है और क्लॉट को बनने नहीं देती है। आम भाषा में हमने सुना होगा कि ब्लड को पतला करता है, बट इट डज़ नॉट बेसिकली डू अ ब्लड थिनिंग एजेंट, बस ये हमारे क्लॉट्स के फॉर्मेशन को रोक देती है। अब फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स हैं, बाइंड्स विद फिब्रिन इन थ्रोम्बस एंड कन्वर्ट द इंट्रैक्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। प्लाज्मिन एक्टिवली डिग्रेड्स द फिब्रिन मैट्रिक्स। क्लिनिकल यूज एक्यूट सीवियर इस्चेमिक स्ट्रोक एंड मैसिव MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के समय में हम देते हैं फिब्रिनोलाइटिक एजेंट, ताकि हमारे जो ब्लड या फिर कार्डियक सेल है उसके अंदर जो भी क्लॉट बन चुके हैं या फिब्रिन्स बन चुके हैं, सपोज दैट अगर डैमेज हार्ट सेल है तो वहाँ पे ये फिब्रिन्स बन चुके होंगे, मीन्स फाइबर्स बन चुके होंगे। अब फाइबर्स बनने की वजह से क्या होगा कि नॉर्मल टेंडेंसी से ये हार्ड हो जाएगा और ये सेल अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है, तो हम वहाँ पे एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट देते हैं ताकि ये फिब्रिन को डिज़ोल्व कर पाए और हमारे सेल का नॉर्मल फंक्शन चल पाए। ठीक है, अब ये रिवीजन के तौर पे है कि एस इनहिबिटर क्या करता है, स्टैटिन क्या करता है, LDL को लोअर करता है, एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन को क्या करता है, ये पूरा समरी के तौर पे है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मास्टर्स लेवल के, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप सबको एक बार प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस हैं सारे, लाइक आप ये देखो पैथोफिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आयन डायनेमिक्स से भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इसमें ये वाले क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द पैथोफिनोमेना ऑफ नाइट्रेट टॉलरेंस, बहुत ही डिटेल में है। एट सेलुलर लेवल डिज़ाइन आ डोजिंग रेजिमेंट टू प्रिवेंट इट। ठीक है, कि नाइट्रिक टॉलरेंस भी हो जाता है अगर सेम ही पेशेंट को, आप बहुत ही आम भाषा में समझो ना, अगर कोई पेशेंट 10 mg पे उसको वर्क कर रहा है, अब वो 10 साल से सेम 10 mg ले रहा है, उसकी बॉडी 10 mg से रेसिस्ट कर चुकी है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पेशेंट का डोज बढ़ाते हैं, 12 mg कर देंगे, फिर इसको 15 mg कर देंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमारे सेल रिसेप्टर रेसिस्ट हो जाता है। बहुत ही बेसिक सा इसका एग्जांपल है कि रिसेप्टर हमारा रेसिस्ट कर जाता है
और उस थ्रेशोल्ड पे ये ओपन ही नहीं होता। सपोज इट हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिसेप्टर का टॉलरेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और इस यूनिट के लिए इतना ही, नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।